नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का दावा एनडीए गठबंधन कर रही है। एनडीए गठबंधन के बड़े नेता चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया है कि बिहार के 40 के 40 सीट उनके झोली में होंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से सिवान में, जिस तरह से पूर्णिया में, जिस तरह से काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं और बड़े धमक के साथ वे दलीय नेताओं के छक्के छुड़ा रहे हैं, वैसी परिस्थिति में क्या 40 में 40 सीट एनडीए को मिलेगी? आज इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी। बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, इसीलिए आज इनसे जानेंगे कि क्या बीजेपी एनडीए गठबंधन ने जो ये दावा किया है कि 40 की 40 सीटें इस बार बिहार से अपने झोली में करेंगे, तो क्या वे संभव है? क्या वह हो पाएगा इस बार? देखिए, जहाँ तक सवाल है संभव है या नहीं है, यह तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन अभी जो एक दृश्य बना है, अभी जो सिनेरियो है, अभी जो उम्मीदवारी को लेकर विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरह की आपाधापी और गहमा-गहमी में है, उसमें यह कहा जा सकता है कि कुछ सीटों पर बिल्कुल आमने-सामने की चुनौती है। कहीं पर ट्रायंगल फाइट भी है, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला आप कह सकते हैं। और जहाँ यह स्थिति बनी है, वहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत होके कोई यह नहीं कह सकता है कि वो सीटें कौन जीत रहा है और किस तरह से वहाँ वोटिंग पैटर्न होगा। अभी जो स्थिति बनी है, जैसे आपने कुछ सीटों की चर्चा की है, जैसे पूर्णिया, इसी तरह सीवान, काराकाट, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निर्दलियों के जरिए कुछ ना कुछ जो राष्ट्रीय गठबंधन है, जो महागठबंधन है, या जो इंडी गठबंधन के दल हैं, या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं, उनको कहीं ना कहीं तनाव तो मिल रहा है और निश्चित तौर पर उसका असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ेगा। तो बिल्कुल इत्मीनान होके कोई भी राष्ट्रीय दल ये नहीं कह सकता है कि उसके उम्मीदवार ही बढ़त बनाए हुए हैं या वही जीतेंगे। लेकिन बिहार, फिर मैं कहूँगा कि बिहार की जनता यह तय करेगी कि उसे किस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है, या सरकार बदलनी है, या कोई परिवर्तन करना है। चूँकि स्थानीय मुद्दे भी कई बार राष्ट्रीय चुनाव पर भी हावी होते हैं, और निर्दलियों का जो भी करिश्मा होगा, वो वोट तो काटेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से। और वोट जब काटेंगे तो उसका कहीं ना कहीं किसी पर असर भी पड़ेगा। जैसे पूर्णिया में जो कुछ हुआ, हम सब लोग देखे। खैर, वहाँ चुनाव हो चुका है, और हम बिल्कुल ये इस बात को कह सकते हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा होने से उसका असर कहीं ना कहीं राजद उम्मीदवार पर पड़ा। वहाँ बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी, और राजद का काफी जोर आजमाइश वहाँ कर भी रही थी वो उम्मीदवार के तौर पर। तो इसी तरह आपने सिवान की चर्चा कर दी। सिवान में जो भी राष्ट्रीय दल आमने सामने है, या दोनों गठबंधन के जो उम्मीदवार आमने सामने हैं, वहाँ हिना साहब के आज नामांकन करने के साथ ही इस बात का कयास भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इसका असर वो वोट काटेंगी। और कौन लोगों का वोट काटेंगी, किस तरह का वोट उन्हें मिलेगा और कितना वोट मिलेगा, परिणाम उस पर निर्भर करता है। बात वोट काटने की नहीं है। उनके समर्थक तो दावा कर रहे हैं कि वे चुनाव जीतने जा रही हैं। इस बार उनके समर्थन में हर दल के लोग, हर दल के मतलब दल से ऊपर उठकर लोग वोट देंगे, क्योंकि वो किसी दल में नहीं है। इसलिए भाजपा को जो वोटर हैं वो भी देंगे, जदयू के जो वोटर थे वो भी देंगे, और आरजेडी के वोटर भी देंगे, सिवान की जनता देगी। ऐसा उनके समर्थक कर रहे हैं। इस पर क्या नहीं, कहना बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ अजूबा नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव कोई आज तक नहीं जीता है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। और यह भी नहीं कहा जा है? उसी सकता है कि सिवान से ओम प्रकाश यादव निर्दलीय ही जीते थे निर्दलीय ही 2009। जीते थे। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई अजूबा नहीं होगा। कई ऐसे क्षेत्रों से कई बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जोर आजमाइश किए हैं और वो चुनाव जीते हैं। तो सिवान में कुछ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल अलग नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नेटवर्क क्या है, वोटर्स का क्या मन मिजाज है, वहाँ की जनता किस तरह से पोलराइज होती है, चुनाव के इश्यूज क्या होंगे, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर लोग निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेंगे। तो इन तमाम मुद्दों का अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप
प्रभाव देखेंगे तो उसमें ये लगता है कि निर्दलीय कुछ ना कुछ खेल तो खराब करते हैं। और वोट काटने और ना काटने का सवाल नहीं है, क्योंकि कुछ आधार है, कुछ वोट है, समर्थक है, लोग हैं, तब वो चुनाव मैदान में है, और चुनाव मैदान में है तो उन्हें वोट पड़ेगा ही। लेकिन अब उसका असर किस तरफ होगा, क्या उसका असर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार पर पड़ेगा या एनडीए के उम्मीदवार पर पड़ेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह है कि निर्दलीय जहां भी है, और एक सवाल और आपने जो कहा कि 40 से 40 सीटें जीतने का, हर राजनीतिक पार्टी जो भी चुनाव मैदान में पार्टी उतरती है, वो अपना बढ़ चढ़ के दावा करती ही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल वही होगा या फिर वो नहीं होगा। ये जनता के ऊपर निर्भर है, मतदाताओं के ऊपर निर्भर है। मतदाता भी आजकल अपना मन मिजाज पहले से तय कर लेते हैं। उन्हें प्रदेश का हित भी देखना है, देश का हित भी देखना है, उन्हें ये भी देखना है कि किसकी सरकार बनेगी। और कई बार वोटर इसलिए भी न चाहते हुए भी अपने विपरीत के उम्मीदवार को इसलिए वोट देते हैं कि उनको लगता है कि जिसे मैं वोट दूंगा वो शायद जीतेगा नहीं, अगर वो हार ही जाना है तो उसको वोट क्यों दूं। और यह 11th आवर में ये तय होता है। और कई बार ये लगता है कि वोटर पहले से एकदम बिल्कुल तय करके रखते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सरकार बनानी है। पिछले 2 चुनाव का ट्रेंड हम लोग देखे हैं, 2014 में और 2019 में जिस तरह के चुनाव हुए थे, उसमें मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से एनडीए गठबंधन को पिछले चुनाव में 39 सीटें मिली, तो चुनाव के पूर्व या परिणाम आने के पूर्व यह आकलन थोड़ा कठिन था। बार बार हम सब लोग आकलन करते थे न्यूज रूम में बैठ के कि शायद वो 33 होगा, 35 होगा, 32 होगा, यानी कोई भी उस संख्या तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन यह तो जनता के करिश्मा है, जनता का कमाल है। तो राकेश सर ये बताइए, आपकी जैसे जहानाबाद में पिछले बार कड़े टक्कर थी, महज 1700 वोटों से चुनाव हार गए थे आरजेडी के प्रत्याशी। उसी तरह से देखिए तो मीसा भारती भी चुनावी मैदान में पाटलिपुत्रा से हैं, रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, लालू प्रसाद यादव की बेटी। तो क्या आपको लगता है कि छपरा, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, जो जहां पे ये माना जा रहा है कि राजद के उम्मीदवार भारी पड़ सकते हैं, तो इन सीटों पर क्या आकलन है, इस पर कैसे प्रभावित होगा? क्या ये नहीं जा रहा है क्या आप आरजेडी के कोटे नहीं, में? सवाल आपका सही है। कुछ सीटों पर बिल्कुल देखने से ऐसा लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो हावी हैं या उनका पलड़ा भारी है। लेकिन मैं पहले ही इसलिए बोला कि जिन लोगों को आप उम्मीदवार बनाए हैं, उस क्षेत्र विशेष से उनका कंट्रीब्यूशन, उनका लगाव, उनका जुड़ाव किस तरह से रहा है, कितना रहा है, और मतदाता कैसे पोलराइज होते हैं। क्योंकि वोटर्स देखिए, वोटर हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसे जो जीतने वाले हैं या किसे जिताना है। और दरअसल बात यह है कि वोटर ही तय कर लेता है कि इसे जिताना है, इसे नहीं जिताना है। और अब वोट, एक चीज जान जाइए, बिहार में अब बिल्कुल किसी एक सेट फॉर्मूले पर वोटिंग पैटर्न नहीं है। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार फिर पुराना पैटर्न लौटा है, जातीय धुरी बन रही है, क्योंकि जातीय काट निकाला गया है, कुशवाहा को टिकट दिया गया है, जो एनडीए गठबंधन के जो वोट माने जाते हैं परंपरागत, कुशवाहा को दिया गया है। वैसे वैसे लोगों को वोट दिया गया है जो एनडीए में माना जाता था कि उनके वोटर हैं। तो भूमिहार मत हैं, कहा जा रहा है कि इस बार भूमिहारों का रुझान बढ़ा है। तो ये सब कहाँ तक प्रभावित करेंगे? देखिए, ये बात ठीक है कि उम्मीदवारी जाति के आधार पर तय होती है, सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। उन्हें लगता है कि क्षेत्र विशेष में किस जाति की बहुलता है, उसके आधार पर उम्मीदवारी तय करते हैं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि 100% जो मतदान होता है वो जातीय आधार पर ही होता है। ऐसा अगर होता तो पिछले कुछ चुनावों से ये ट्रेंड बदला भी है, और कई क्षेत्रों में ट्रेंड टूटा भी है। यानी लोग कई दूसरे मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, उम्मीदवार के मुद्दे पर, सरकार बनाने के मुद्दे पर भी मतदान करते हैं। और सारे मतदाता जो हैं वो जात के आधार पर बंट के मतदान करें, यह शायद पहले भी संभव नहीं था जब जातीयता का बहुत ज्यादा जोर था। और अभी तो अन्य मुद्दे भी आ रहे हैं, जैसे विकास का मुद्दा है, देश में एक मजबूत स्थिर सरकार बनाने का मुद्दा है, और एक तरफ से नारा है 400 पार, बिहार में 40 पर 40 सीटें जीतने का दावा।
इन तमाम चीजों के बीच में केवल जातीयता के आधार पर हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि उसी आधार पर वोटिंग होगा। अगर वोटिंग किसी और मुद्दे पर होता है तो फिर परिणाम पर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से इस बार कम वोट पड़ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, उससे विरोधी जो है, बीजेपी एनडीए के विरोधी हैं, उनका हौसला बढ़ा हुआ है और वे कह रहे हैं कि हमारा वोट निकल रहा है, बीजेपी का वोट नहीं निकल रहा है। क्या बिहार के चुनाव परिणाम पर कम वोटिंग भी असर डालने वाला है? देखिए, कम वोटिंग का असर का जब आकलन हम करते हैं तो पिछले कई चुनाव का हमें आंकड़ा देखना पड़ेगा। यह बात ठीक है कि 2014, 2019 के जब चुनावी आंकड़े को या वोटिंग परसेंटेज को हम लोग देखते हैं तो उसके अनुपात में 4 से 6% कम मतदान इस बार हो रहा है। तो उसके कई अन्य वजह भी है, जैसे एक तो काफी गर्मी है, दूसरा है कि वोटर्स बहुत कहीं भी एग्रेसिव नहीं है, बहुत आक्रामक तौर पर वोटर सामने नहीं निकल के आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोदी मोदी इस बार नहीं चल रहा है। नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि मोदी मोदी नहीं चल रहा है, लेकिन एक एक बात इसमें ये भी हो सकती है कि शायद विपक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं या उनका जो प्रचार अभियान है वो जिस स्तर पर है, क्योंकि हम सब लोग देखें कि कांग्रेस काफी दिनों तक असमंजस की स्थिति में रही। इंडी गठबंधन जो शुरू में इंडी गठबंधन बना, जिस तरह से 28 दल एकत्र हुए, उस समय यह लग रहा था कि यह गठबंधन एनडीए को काफी जोरदार मुकाबला देने वाला है, लेकिन बीच में जिस ढंग से गठबंधन बिखरा, बिहार में तो ठीक है गठबंधन है, लेकिन आप आसपास के जैसे उत्तर प्रदेश में देखें, आप बंगाल में देखें, आप उड़ीसा में देखें, बहुत सारे राज्यों में गठबंधन का अस्तित्व ही नहीं रहा। तो जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा, तो बीजेपी वालों का एक तर्क यह भी है कि शायद विपक्ष ही इतना हतोत्साहित हो गया है, जो अपने वोटर को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसके वोटर्स निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वोट परसेंटेज कम हो रहा है। तो दोनों ओर के तर्क हैं, दोनों ओर का अपना आकलन है, लेकिन हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए कि कम वोट परसेंटेज का या वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसका परिणाम पर क्या असर पड़ रहा है, और असर पड़ रहा है तो किस तरफ पड़ रहा है। देखिए, बिहार में 3 चरण के मतदान होने वाले हैं। तीसरे चरण के 2 चरण के संपन्न हो चुके हैं। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, तभी पता चल पाएगा कि असल में 40 में 40 सीटें किसके खाते में जाती है, जाती भी है या नहीं जाती है, कौन कितना सीट जीतता है, कौन कितना बहादुर है, ये 4 जून को पता चलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।